गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बढ़िया सर, आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया। आप लोगों को बहुत याद कर रहे थे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो आप लोग वैसे आप लोग बाकी क्लासेस इंतजार में थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही लोग की बात कर रहा हूँ। बाकी लोग बच्चे बोल रहे थे सर कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी। एक सेकंड वीडियो ऑन कर लेते हैं अपन। सर आपकी शादी थी? नहीं सर, मेरी शादी थी यार। ना, मेरी नहीं थी, मैं शादी सर में की गया था। शादी हो गई है, सर की शादी हो गई। चलिए, बाकी बताइए कैसा रहा बाकी, और क्या चल रहा है सब में? सर आप कितनी देर में स्टार्ट करेंगे? बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करेंगे बच्चा। एक अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं हम। क्लासेस के कारण डिले हो सर आज जाती है। अनम्यूट रखोगे ना? हाँ, मतलब आप कहोगे तो बिल्कुल हम, मतलब लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी सबकी कि सर अनम्यूट रखना, हम लोग शांत रहेंगे। तो अगर आप लोग शांत रहोगे तो बिल्कुल रहेंगे। यस सर, हम शांत रहेंगे यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको भी डाउट रहेगा ना, वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे, फिर मैं नाम लूंगा, फिर बोलेंगे, ठीक है? तो फिलहाल तो हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, ये अच्छी बात है कि फिर से स्टार्ट हो गई सब कुछ। और पीसी वगैरह में क्या चल रहा है बच्चा अभी? आइडियल गैस। आइडियल गैस में कहाँ तक चल रही है अभी, क्या चल रहा है अभी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी करा दिया सर। अच्छा, डाल्टन्स लॉ आपका हो चुका है, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। गुड। चलिए, अभी नए नए चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, कम से कम अभी ऐसा कोशिश कीजिए कि बैकलॉग ना लगे। पुरानी चीजें ऐसा ना हो कि हम फिर से वही चीज गलतियां कर रहे हैं जो पहले करते थे। यस सर। हाँ, सर एक भी बैकलॉग नहीं है उसी में। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी टेस्ट वगैरह कैसा हुआ था? सर ठीक था। पीसी टफ थी सर 2 टेस्ट हो गए सर तो। एक हाँ, क्वेश्चन में पीसी दिक्कत आई। के पेपर टफ आए थे। हाँ, ऐसा रिव्यू मुझे मिला है, पीसी के पेपर काफी टफ आए थे। और स्पेस जो था, मतलब आपको तो, आपके तो ऑनलाइन थे, जो बच्चे ऑफलाइन में टेस्ट दे रहे थे उनके लिए एक और शिकायत आई कि सर जो रफ स्पेस था करने के लिए, बहुत कम स्पेस दे रखा था, स्पेस था ही नहीं कहे तो। सर कैलकुलेशन ज्यादा था पीसी पार्ट में। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। कैलकुलेटिव भी था और रफ स्पेस में करने के लिए। जो ऑर्गेनिक का पीडीएफ भेजे थे उसको लिखना था क्या? हाँ बच्चा, मैंने उसके बारे में बोला था कि वो पीडीएफ आप बढ़िया से पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। और जो 50 क्वेश्चन थे, टारगेट हमारा है कि वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। तो अभी हम आ गए हैं, तो हम गाइड कर देंगे उसको कैसे क्या करना है। हम उसके बारे में थोड़ा सा एक क्लास भी ले लेंगे, किसी दिन मौका मिला तो थोड़ा सा क्लास 1 घंटे की, उसके बाद हम समझा देंगे ब्रीफली कि आपको करना क्या है। सर जैसे उसमें जेई से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? बच्चा देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट तो है, मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चन नहीं आते। बीच में जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस के लाइन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो उसकी यूज वहां पे जरूरत पड़ती है। क्या बता रहे हो सर, फिर से बता दो एक बार। और एक बात और, आपने बच्चा बोला कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, एक सेकंड सुन लीजिए। क्वेश्चंस नहीं आते हैं ऐसा आप लोगों ने बोला, क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्वेश्चंस जो नए अभी बन रहे हैं ना, आपके मॉड्यूल, उसमें 2019 और 20 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ऐड किया गया है। अभी लीडर के बैचेस क्लास 12 में आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको न्यू सीट मिलेगी, वहां पे देखना, आपको मिल जाएगा वो चीज। आप परेशान ना हो, उसको फिर से आपको करने के लिए मिल जाएंगी। लीडर कह रहा हूं मैं, इन्थ्यूज के बैच में भी ऐड किया गया है कुछ चीजें, और कुछ चीजें बीच बीच में आएंगी। तो उसको करना है बच्चा, क्योंकि एलएन में भी हम क्वेश्चंस वहां से पूछेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था उसके रिगार्डिंग, उसको कर लीजिएगा। बाकी एक सेकंड मुझे रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एडजस्ट कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं स्क्रीन शेयर।
आपके कौन से बैच के हैं बच्चा? आपका तो मैंने पीडीएफ बनानी वो बनानी T12 सर। सर TQ12 हाँ हाँ हाँ, वो तो उसको नया बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके यहाँ पे TQL2। सर आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ बच्चा बिल्कुल। सर ओसी में बस आइसोमेरिज्म बचा है ना? आइसोमेरिज्म बड़ा चैप्टर है बच्चा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट पढ़ेंगे। आज बताएंगे आपको, हम डिटेल में बताएंगे। आइसोमेरिज्म में आपके करीब करीब 17-18 लेक्चर के चैप्टर बचे हुए हैं। जीओसी यूज होएगा क्या सर इसमें? हाँ बच्चा, हाँ जीओसी 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 का का यूज यूज नहीं होएगा है। क्या? नहीं नहीं, जीओसी का यूज नहीं है। तो अगर वो थोड़ा सा वीक है तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइप होने में इतना डिले क्यों हो रहा है? चलिए, मैंने क्रिएट कर लिया है आइसोमेरिज्म, और हमने टॉपिक मतलब हेडिंग जो डाला है आप देख सकते हो, स्ट्रक्चरल पार्ट डाला है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या करना है, ठीक है? चलिए, अब म्यूट कर लीजिए सारे लोग। अब जो लोग को डाउट है ना, हैंड रेज करेंगे उस टाइम पे, फिर वो पूछेंगे। बिल्कुल ऐसे अगर क्लास चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है? चैप्टर का जो नाम है बच्चा, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में भी हम एक सेलेक्टिव पार्ट पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चरल, ठीक है? तो आइसोमेरिज्म हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल, ठीक है? सर थ्योरी बड़ी होगी तो नई नोटबुक मतलब जैसे हमारी नोटबुक पतली कम ही बची है तो बना ले नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर पतली बची भी है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो ना, फिर दूसरा कॉपी आप यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, कुछ बोलना है क्या पार्ट्स बच्चा? सर जो आपने नोट्स भेजे थे वो हमें खुद ही पढ़ना पड़ेगा, आप उसमें से कुछ ही समझाएंगे? नहीं समझाएंगे, लेकिन मैंने बोला आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे समझाने का टाइम पीरियड जो होगा वो कम होगा। आप जब पढ़ के आएंगे एक दो बार चीजें, जब आप नोट्स में लिख के लेके आएंगे तो हम अच्छे से, जब हम बताएंगे तो आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी बच्चा। तो अभी भी टाइम है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीक में एटलीस्ट पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीक में हम हो सकता है मिले और उसको हम एक दो टाइम मतलब 2 बार 1-1 घंटे की स्लॉट लेके खत्म कर दें। कुछ 50 क्वेश्चन है उसको करना है, तो एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें में प्रॉब्लम होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर वो कंप्लीट नोट्स है या पेज भी छोड़ने हैं उसके बाद कुछ? नहीं, मैंने तो बोला ना उसके लिए आपको कम से कम 10 पेज एटलीस्ट छोड़ दीजिए। जो नोट्स भेजा है उसको कॉपी करना था ना, मैंने सर लिख के नहीं, तो नोट्स तो ये लिख कॉपी लिए करने हैं के उसके। बाद कुछ पेज ना छोड़ने ना ना ना, कुछ कॉपी सर करने के जैसे नया बाद। चैप्टर शुरू हुआ है ना, शुरू हो हाँ, रहा तो है ना? कॉपी करने के बाद आप एक काम कीजिए, 4 to 5 पेजेस छोड़ दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं बोलूंगा तो वहाँ लिख लीजिएगा, बस उसको छोड़ ओके दीजिए और सर। नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए। चलिए, अब हैंड लोअर कर लीजिए। बाकी लोग बच्चा प्लीज स्टार्ट भी करने दीजिए थोड़ा सा। नया टॉपिक है तो इसका मतलब कुछ चीजें, हम लोग नई चीजें सीखेंगे और अच्छा लगेगा। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें आपका दिमाग से काम करना है आपको, किस तरह से चीजें सोचें। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें। आजाद, चलिए, नहीं आजाद का तो ऑफ है। और चलो ठीक है, गुड। तो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ये आइसोमेरिज्म है क्या, ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे बच्चा और लिखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चा हम कब बोलते हैं समझना, जब किसी दो कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर दोनों डिफरेंट हो और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का एग्जिस्ट करे नेचर में। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। और फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों, इनमें डिफरेंस आ रहा है तो हम कहेंगे वो कंपाउंड आइसोमर्स है एक दूसरे के। तो लिख लीजिए बच्चा इसके बारे में थोड़ा सा, जो मैं लिखा रहा हूँ साथ साथ लिखते जाइए। ये ब्लैक व्हाइट येलो, चलिए अब सही है। लिखेगा बच्चा द कंपाउंड्स, थोड़ी सी थ्योरी है उसको समझेंगे तो आपका हेल्प मिल जाएगा आपको। द कंपाउंड्स which are having same molecular formula but different physical
और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ। देखो बच्चा, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब लिख लेंगे आगे, नोन एज आइसोमर्स, उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। और जो भी ये चीजें हो रही है, ये पूरे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। समझेंगे, हम आपको समझाते हैं अच्छे से, लिख लेंगे, एंड देयर रिलेशनशिप is called isomerism। तो छोटा सा टर्म था आइसोमेरिज्म। आइसो में दो वर्ड है बेसिकली आइसोमेरिज्म में, एक आइसो और एक मर। आइसो का मतलब है सेम, आइसो वर्ड आपने बहुत पढ़ा है, आईओसी में भी पढ़ा था, सेम। और मर का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, या फिर मैं कहूं वो इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कुछ भी हो सकता है बच्चा। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन के साथ उसकी प्रॉपर्टी बदल जाए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, जो ऐसा शो कर रहे हैं, जो ऐसा एग्जिबिट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि तुम आइसोमर्स हो एक दूसरे के। और ये सारा रिलेशनशिप जो हम लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चा, तो यहां तक अगर आपने लिख लिया है तो आइसोमेरिज्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो आइसोमेरिज्म में बच्चा, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत बढ़िया है, मजेदार है, समझिएगा। इसी का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इसका दूसरा नाम है। जैसे होता है ना कि आपके घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम दोस्तों के बीच कुछ और है, वैसे इनका दो नाम है, मार्केट में ऐसे दोनों नाम चलते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है बच्चा, ये फर्स्ट था। जो सेकेंड है बच्चा, वो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो क्या सर इसके भी दूसरे नाम है? बिल्कुल, इसका दूसरा नाम है स्पेशियल आइसोमेरिज्म। स्पेशियल आइसोमेरिज्म। हमारा जो चैप्टर है, हमने आपको पहले ही लिख दिया है कि हम आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चरल पढ़ने वाले हैं। इसको बाद में पढ़ेंगे बच्चा, इसके बारे में अभी हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हाँ, छोटा मोटा बात तो करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, बाकी इसके डिटेलिंग हम बाद में करेंगे जब ये पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म, जैसे बच्चे ने बोला सर बहुत क्या बड़ा है क्या, बिल्कुल। आइसोमेरिज्म लास्ट टॉपिक है जिसमें हम स्ट्रक्चरल और स्टीरियो पढ़ेंगे। आज स्ट्रक्चरल पढ़ने वाले हैं, ये करीब करीब 4 लेक्चर का टॉपिक है, और ये पूरा मान के चलिए 13 to 14 लेक्चर तक ये जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए, 18 लेक्चर का कंटेंट आपके सामने है, बड़ा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म अच्छा है, ठीक है। चलिए सीखेंगे, मजा आएगा। तो पहली बात तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होता क्या बच्चा, तो अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट हो जाए, मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको सिखाऊंगा, पहले समझेंगे कि अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट हो जाए, मैं लिखता हूं डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। अगर एटम की कनेक्टिविटी बदल जाए, चेंज हो जाए, तो हम उसको स्ट्रक्चरल के कैटेगरी में रखते हैं, और स्टीरियो के कैटेगरी में तब लगते हैं बच्चा जब सेम कनेक्टिविटी but different orientation of atom, but different orientation of atoms। अब देखिए बच्चा, धीरे धीरे आपको ये पकड़ बनेगा कि क्या मैं लिखा रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। बने रहिए, आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। कुल मिलाकर हम इन दोनों के कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है सर, कनेक्टिविटी और ओरिएंटेशन से आपका क्या मतलब है। हाँ,
तो लिखिएगा बच्चा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को छोटा सा पार्ट इसका समझते हैं डेफिनेशन से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हमने आपको पहले ही बताया एक लाइन में कि आइसोमेरिज्म अगर है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। अब वो प्रॉपर्टीज केमिकल हो, फिजिकल हो या दोनों, कुछ भी हो, तो जब भी हम बोलेंगे डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज तो समझ जाइएगा कि वहां कोई भी प्रॉपर्टीज में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मे बी केमिकल, मे बी बोथ, मे बी फिजिकल, कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे बच्चा, when difference in properties arises due to difference in structure, then they are called structural isomerism। देखिएगा बच्चा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल दिया आपको, बोला C2H6O। बच्चा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, निकाल के बताइए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि क्या मतलब है, मोटिव क्या है हमारा। बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना है C2H6O का। मैंने आपको सिखाया था बच्चा कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि था C+1 प्लस N माइनस H माइनस X डिवाइडेड बाई 2। कितना आ रहा है डिग्री ऑफ, दिव्यांशी गलत है बच्चा, आपका फॉर्मूला सही से प्लेस कीजिए, ठीक है, याद कीजिए फॉर्मूला और प्लेस कीजिए और आंसर बताइए। डिग्री ऑफ कितना, 1 कैसे आ रहा है बच्चा। देखिए कार्बन कितना है टोटल, आप लोग गलती कर रहे हो, कार्बन कितना है, 2 है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 + 1 प्लस नाइट्रोजन का नंबर 0 है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है या उसका फैमिली का कोई भी नहीं है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। हाइड्रोजन 6 है, तो -6/2 सॉल्व करने पे ये 0 आ जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चा, मैं एकदम बेसिक से उठाया हूं ताकि आप समझें कि इसका काम क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर इसका 0 आया है, क्या आपको 0 दिख रहा है क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ लिखा है मैंने। कुछ लोग बोल रहे हैं एक्स क्या है बच्चा, एक्स हेलोजन फैमिली है ना, ये सब बच्चा IUPAC नोमेनक्लेचर का पहले लेक्चर में कराया था। एक्स हेलोजन फैमिली है बच्चा, ये हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा सब्र रखें, मेरी बात सुनिए। मुझे बताइए इसमें इस कंपाउंड को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, 0, क्योंकि याद करो अगर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता था तो 1 पाई बॉन्ड होता था या 1 रिंग होती थी। 2 आता था तो 2 रिंग या 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग या 2 पाई बॉन्ड होता था। याद आ रहा है कुछ? यस सर। आखिर बच्चा यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आई है तो इसका मतलब इस कंपाउंड में जो हमने फॉर्मूला लिखा है कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई डबल बॉन्ड, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है तो बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है? क्या अल्कोहल बन सकता है क्या? आप रिप्लाई कीजिए, देखिए आप रिप्लाई कर सकते हैं, टाइप करने में टाइम लग जाएगा, आप ऑडियो पे बोलिए। अगर मैं यस सर बन सकता है, अगर मैं यस सर बन सकता है। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। अगर बच्चा हम यहाँ पे बात करें, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने बोला कि अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 कार्बन को ऐसे जोड़ दिया और उसके साथ OH लगा दिया, क्या केमिकल फॉर्मूला आ गया? सही है, यस सर। यस सर। ये हमारा बच्चा एक अल्कोहल बन गया। दूसरा बच्चा, क्या ईथर बन सकता है? ईथर में क्या होता था, एक ऑक्सीजन होता था बीच में और दोनों तरफ लिंकेज होते थे। तो हाँ सर, ईथर भी बन सकता है, इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो। अब ध्यान से देखो बच्चा कि फॉर्मूला हमारा अभी भी सेटिस्फाइड है, 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। अब देखो तो एक अल्कोहल बन गया और एक ईथर बन गया, एक अल्कोहल और एक ईथर बन गया।
तो मुझे बताइए कि दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी सर। डिफरेंट। वेरी गुड। तो हम कहेंगे कि सर इस कंपाउंड को ही हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब हमने एक फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूला से हमने दो स्ट्रक्चर कंबाइन करने की, ड्रॉ करने की कोशिश की, तो हमें अल्कोहल भी मिला और ईथर भी मिला। तो ये सारा कुछ कैसे पता चला? ये पता चला हमें फॉर्मूला से। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 समझिएगा, ठीक है? सुनिएगा। अभी किस टाइप के आइसोमेरिज्म है वो बात बाद में करेंगे, अभी पहले आप एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। क्या बच्चा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए ले लिया CH3। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, बताइए बच्चा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? ध्यान से देखिए तो 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यही है ना? यस सर। अब इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, तभी आंसर आएगा। मैं निकाल रहा हूँ, वेरी गुड। 3 + 1 + -6/2, क्लियर है क्या? यस सर। उससे भी कर सकते हैं क्या कि कितने हाइड्रोजन पेयर्स इसमें डेफिशिएंट हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन है तब। दूसरा है तो उसमें आप फंस जाओगे, ठीक ओके। है? अभी हम बताएंगे, कराएंगे, बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे। तो बच्चा इसके ये कंपाउंड के एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना? देखिए एक डबल बॉन्ड आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो एक डबल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये कंपाउंड ऐसे भी बन सकता है। इसका दूसरा ये भी तो बन सकता है ना बच्चा? देखिए कि मैंने बोला कि सर आप एक काम करो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बना दो, कीटोन। क्या बन सकता है? यस सर। ध्यान से देखें, 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कनेक्टिविटी बदल गई बच्चा। ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन से अटैच था, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच था, जबकि ये कार्बन दोनों कार्बन से अटैच है और ऑक्सीजन से अटैच है। कुल मिलाकर कहानी चेंज हो गया है, ठीक है? अब बच्चे का क्वेश्चन है कि सर रिंग भी तो बन सकता है। अरे बिल्कुल बन सकता है। ध्यान से देखिए बच्चा, क्या ये रिंग बन सकता है इस तरह से? यस सर। हाँ सर बन सकता है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हमारे पास 1 है तो एक रिंग भी तो बन सकता है। हाँ, फॉर्मूला अभी भी सेम है। मैं आपके सामने फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझे कि यहाँ पे फॉर्मूला सेम है। देखिएगा, सपोज कीजिए इसमें मैंने OH लगा दिया, तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होगा। कुल मिलाकर फॉर्मूला चेक कीजिए आप, 3 कार्बन, 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्या ये भी बन सकता था? हाँ ये भी बन सकता था। क्या बच्चा ये भी बन सकता था? क्या ये भी पॉसिबल है? देखो ये भी पॉसिबल है बच्चा, क्योंकि इसमें भी तो एक रिंग है। मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये भी बन सकता है, 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 क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चा सेम है। देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। क्या ये क्लियर है बच्चा? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या 5वां स्ट्रक्चर ये बन सकता है क्या? बस बताइएगा, क्या ये बन सकता है क्या? नो सर। बन सकता है बच्चा, बन सकता है। रीजन समझो, एक Yes, sir. पाई बॉन्ड का एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक का मतलब है कि वहां पर एक पाई बॉन्ड हो सकता है। बाकी आप देखिए फॉर्मूला अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए ना, आप खुद देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2। अब चेक कीजिए टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 6। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1। 1। कार्बन 3। फॉर्मूला सेटिस्फाइड, हाँ या ना? यस सर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला तो एक ही था, लेकिन स्ट्रक्चर कितने सारे बन गए? देखो 5। बनने के और भी बन सकते हैं, हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, हम बस बताना चाह रहे हैं फॉर्मूला एक और स्ट्रक्चर अनेक। तो बेसिकली कनेक्टिविटी बदल गई, इसलिए सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बच्चा?
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चर बदल गया है। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए। कर लिया सर। कर लिया सर। चलिए किए सर। हाँ कॉपी कर लीजिए बच्चा, कॉपी करना जरूरी है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कर लिया। चलिए अब दूसरा हमारे पास आता है, हम इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। लिखिएगा बच्चा इसका डेफिनेशन, लिखिएगा व्हेन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, व्हेन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज arises due to difference in stereochemistry of compound, stereochemistry of compounds। अब ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं हम तुम्हें। that is their three-dimensional, that is their three-dimensional arrangement of atoms in space, ठीक है, known as stereoisomers। देखो चाहे यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ स्पेस में चेंज होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, समझना। जैसे मान लो एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं तो ज्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा। अच्छा ये कंपाउंड आपने पढ़ा है, देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्टिविटी को सेम रख रहा हूं, देखिएगा, और मैं ओरिएंटेशन स्पेस में चेंज कर रहा हूं। क्या ये चीज आपने देखा है क्या, कहीं पढ़ा है क्या? आईओसी में पढ़ा होगा, सिस और Yes, ट्रांस sir. के नाम से पढ़ा होगा। सर सिस एंड ट्रांस। ओसी में भी पढ़ा दिया सर आपने। हाँ मैंने बताया आपको, उसी में बताया बिल्कुल। तो मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। देखो पहले वाले कंपाउंड में क्या, एक मिथाइल इधर है और दूसरा मिथाइल इधर है, मतलब एक मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल नीचे ऐसे है। दूसरे वाले में क्या बच्चा, दोनों मिथाइल एक डायरेक्शन में है। तो क्या चेंज हो रहा है, कनेक्टिविटी तो वही है ना। ये कार्बन अभी भी कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन से, ये कार्बन अभी भी 3 हाइड्रोजन से एक कार्बन से, ये हाइड्रोजन एक कार्बन से। क्या कनेक्टिविटी बदली है क्या बच्चा? नो सर। कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है, बदली क्या है सर? बदली है वहां पे ओरिएंटेशन। पोजीशन। ओरिएंटेशन का मतलब हो गया स्पेस में चेंज कर दिया हमने। पहले स्पेस में 2 मिथाइल ऊपर नीचे थे, अब स्पेस में 2 मिथाइल एक तरफ है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चा, अगर 2 मिथाइल ऑपोजिट है, इस ग्रुप को हम लोग वैसे बोलते हैं ट्रांस। आप आगे भी पढ़ोगे इस चीज को, अभी भी शॉर्ट में ही बता के निकल रहे हैं क्योंकि आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, और इसको बोलते हैं सिस। तो अगर ओरिएंटेशन बदल जाए तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं समझाने के लिए, आप बढ़िया से समझ जाओगे इस चीज को। सपोज करो बच्चा कि ये कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक Br लगा हुआ है, यहाँ पे एक Br लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात को बढ़िया से। अब ये कंपाउंड में तो हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बना के दिखा दिया कि ऐसे ऐसे है। अच्छा ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चा, ये कार्बन क्या sp3 है, बोलो। sp3 yes हाँ Yes, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, समझना। देखो हमने तुम्हारे लिए पेन लाए हैं ताकि तुम समझ जाओ बच्चा, ठीक है। देखना ये देखो, अगर एक टेट्राहेड्रल होता है, मान लो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा हुआ है और इसके 2 बॉन्ड किसी प्लेन में हो। सपोज करो हमने 2 बॉन्ड को प्लेन में कर दिया, जैसे सपोज करो हमने क्या कर दिया, ये आपके लिए प्लेन है या ये मान लो प्लेन, ठीक है, ये प्लेन मान लो। तो अगर कोई व्यूअर्स ऊपर से इसको दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ब्लू मार्कर ऊपर दिखेगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि ब्लू मार्कर नीचे और ये ब्लैक मार्कर ऊपर।
तो एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूं कि टेट्राहेड्रल पोजीशन में अगर आपने दो बॉन्ड को एक प्लेन में रख दिया है तो एक अवे फ्रॉम व्यूअर्स होगा और एक टुवर्ड्स द व्यूअर्स होगा। तो मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स को बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझना। मैं कह रहा हूं कि इसके स्ट्रक्चर्स बच्चे ऐसे ऐसे बन सकते हैं। देखना सिर्फ, ये रहा सर आपका बी आर और ये रहा बी आर, ठीक है, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। देखो बच्चा, ये दो बॉन्ड एक प्लेन में है और बी आर को मैंने किस लाइन से रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं वेज लाइन, ठीक है, वेज का मतलब होता है अवे फ्रॉम, सॉरी टुवर्ड्स फ्रॉम व्यूअर। देखो ध्यान से सुनो बच्चा, अगर मैंने ऐसे टेट्राहेड्रल को दिखाने की कोशिश की है तो ये वाला क्या है, व्यूअर्स की तरफ है, और नीचे वाला क्या है, व्यूअर से दूर है। तो नीचे वाले को डैश लाइन से दिखाया गया है और ऊपर वाले को वेज लाइन से। मैं लिखा दूंगा। क्या इसका एक स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता था कि सर बी आर को ऊपर ऐसे दिखा दो और नीचे वाला बी आर को ऐसे दिखा दो। क्या आपको ये फील हो रहा है बच्चा कि ओरिएंटेशन बदल गया है? ध्यान से देखो, यस सर। पहले वाले Yes, sir. कंपाउंड में दोनों बी आर ऊपर है, दूसरे वाले कंपाउंड में एक बी आर ऊपर और एक बी आर नीचे है। नीचे। कुल मिलाकर ये दोनों में ओरिएंटेशन बदला है, सेम कनेक्टिविटी तो सेम है, कनेक्टिविटी तो नहीं बदली है, लेकिन ओरिएंटेशन बदल गई है। तो मैं बोलूंगा सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो बच्चा ये एक एग्जांपल है स्टीरियो केमिस्ट्री का, जहां पे ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में चेंज हो जाए तो हम उसको बोल देते हैं स्टीरियो। कॉपी कर लीजिए एग्जांपल बहुत अच्छे से। एक बात मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि जो ये लाइन है, ये लाइन इसको हम लोग बोलते हैं वेज लाइन, और जो ये लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं डैश लाइन। वेज का मतलब होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, और डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम व्यूअर्स। ये छोटा सा स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हाँ बच्चा, बिल्कुल अभिनव आप सही बोल रहे हो। किसी के रेस्पेक्ट में, हम व्यूअर्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, कि जब आप इस मॉलिक्यूल को ऊपर से देखोगे तो दोनों बी आर ऊपर दिखेंगे, और दूसरे वाले को दिखोगे तो एक बी आर ऊपर एक बी आर नीचे दिखोगे, तो स्पेस में चेंज हो गया ना बच्चा, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर ये दोनों ही बी आर को डैश लाइन से दिखा दें तो? हाँ, वो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नो डाउट। व्यूअर्स को और अलग दिखेगा, लेकिन अभी हम बोले ना डिटेल में नहीं जा रहे, हमें बस समझाना है कि देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है। ओके सर। और आपने जो बोला वैसे भी दिख सकता है, ठीक है। नंबर्स कैलकुलेट करना सिखाएंगे आगे, अभी बस तरीका समझो। तो क्या बच्चा स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ में आ गया? स्टीरियो में सिर्फ Yes, स्पेस में चेंज होगा, स्पेस में, और स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी चेंज होगी। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। ओके सर, लिख लिया। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चा बोल रहा है फर्स्ट वन के साथ सेम चीज करें, मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो फर्स्ट वन के साथ? इसमें तो सेम चीज है ना बच्चा, ये तो एक प्लेन में है, ये तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसमें दो मिथाइल अपोजिट या दो मिथाइल पास, और क्या कर सकते हो इसमें, और क्या कर सकते हो? और कुछ नहीं है, यही चीज होगा, ठीक है। पढ़ाएंगे इसको, डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए अब हेडिंग डालेंगे बच्चा आइसोमेरिज्म और उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में वो देख लीजिए। आइसोमेरिज्म को हमने ब्रॉडली दो टाइप से डिवाइड किया था। पहला था स्ट्रक्चरल, जिसका दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा था बच्चा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में बच्चा यहाँ पे जो हमें पढ़ना है उसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, ठीक है। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, जो हमें पढ़ना है, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। थोड़ा हाथ चलाएंगे जल्दी जल्दी, टीचर्स का साथ देंगे, ताकि आप भी थोड़ा सा बढ़िया से सिलेबस टाइम पे खत्म कर सके और सीखते सीखते, ठीक।
सीखना भी इंपॉर्टेंट है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 4 है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आपने पूछा था कि इस चैप्टर का रिलेशन किससे है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पहले चैप्टर से रिलेशन है, जीओसी से रिलेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर 5 मेटामेरिज्म, नंबर 6 टोटोमेरिज्म। कुल मिलाकर आपने 6 टाइप आपको पढ़नी है स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि हमारा 4 से 5 लेक्चर का कंटेंट होगा, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्पेशियल। स्पेशियल का मतलब होता है बच्चा स्पेस में चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसको स्पेशियल बोल दिया है, स्पेशियल आइसोमेरिज्म। इसके 2 कैटेगरी होते हैं जो आपको पढ़ना है आगे चलकर जब स्ट्रक्चरल खत्म हो जाएगा। पहला है बच्चा कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल, और दूसरा बच्चा कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल। बहुत छोटा छोटा हो गया, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ बच्चा। सर लास्ट वाला क्या लिखा है 6 नंबर पे? टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म या टोटोमर्स, ठीक है। इसको हम टोटोमर्स भी बोलते हैं, टोटोमेरिज्म या टोटोमर्स एक ही बात है, ठीक है। जैसे आइसोमेर्स आइसोमेरिज्म, वैसे ही टोटोमर इसको बोलते हैं। कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल में बच्चा हमें 2 पार्ट पढ़ना है, एक आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस यही आपके टोटल 18 लेक्चर के कंटेंट आपके सामने है। इसको जीआई बोलते हैं, इसको ओआई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा से कंटेंट कॉपी कर लीजिए, क्योंकि पूरे अब 11th की केमिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है। खुशी की बात है, बड़ा है लेकिन खुशी की बात है। चलिए सर जेई में वेटेज कितना है सर इसका? जेई में बच्चा वेटेज है, और मतलब देखो वेटेज हम ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि स्टीरियो और स्ट्रक्चरल पूरा का पूरा, खासकर स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा का पूरा 12th में रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। अब हर रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका यूज होता है, तो मुझे बताओ वेटेज कितना होगा। पार्शियल क्वेश्चंस आते हैं पूरा। मतलब, हाँ मतलब ये अगर नहीं आएगा तो 12th की केमिस्ट्री नहीं आएगी, ऑर्गेनिक जीओसी नहीं आएगा तो 12th की केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो वही वाली बात है बच्चा, जीओसी के इनडायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम मान के चलो हर साल 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आइसोमेरिज्म के 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट मैंने बोला है, इनडायरेक्ट तो भरपूर है। चलो आईआईटी जेई या फिर मेंस में? आईटी जेई में कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी, 1 क्वेश्चन और नो क्वेश्चन, लेकिन इनडायरेक्ट तो बहुत है बच्चा। ऐसा पढ़ो चैप्टर को दिल लगाकर, ताकि 12th में 4 पाओ, कहो कि हाँ कोई सोनू सर थे जिन्होंने पढ़ाया अच्छा था, आज हम सीख रहे हैं। ऐसा ना हो कि गालियां दो पीछे से कि सर क्या पढ़ाया जो नहीं पढ़ पाए। इसलिए मन लगाकर पढ़ो और मजा आएगा फिर, ठीक है। चलो यस सर। हाँ, हम लोग किसको स्टार्ट करने वाले हैं आज बच्चा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल। जिसमें ओरिएंटेशन सेम होगा, ओरिएंटेशन से मतलब भी नहीं है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा। तो लिखेंगे बच्चा पहला चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज और लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। आइसोमर्स आर हैविंग difference in the main chain, or side chain, main chain or side chain, then they are chain isomerism, then they are known as, ऐसे लिख लो, known as chain isomerism, ठीक है।
तो बहुत सिंपल है बच्चा, या तो मेन चेन में डिफरेंस दिखे या तो साइड चेन में डिफरेंस दिखे। अब ये कैसे दिखेगा, ये कैसे समझेंगे, तो अभी देखते हैं। मेन चेन साइड चेन आपने आईयूपीएससी में देखा था, बहुत अच्छे से सीखा था। अभी मुझे बस एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बताओ जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या CH4 मीथेन, मैं बात कर रहा हूं एल्केन फैमिली के फर्स्ट मेंबर की, क्या मीथेन हमारी कॉप रखें, थोड़ा रिपीट हो रहा था, मीथेन क्या आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, चेन आइसोमेरिज्म, बोलिए, मतलब चेन में डिफरेंस कर सकते हो नो क्या? सर, पॉसिबल नो नहीं है, सर। हमेशा एक ही कार्बन रहेगा। मैं कहूंगा मीथेन कभी भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा बच्चा, मीथेन के बाद दूसरा कार्बन नंबर 2 मतलब C2H6, क्या ये शो कर सकता है क्या? नो सर, नहीं कर सकता बच्चा, क्योंकि हमेशा दो ही कार्बन चेन में रहेंगे। ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या? नहीं। नो, मेन चेन हमेशा दो ही रहेगा, क्योंकि इसका नाम हमेशा क्या बोलोगे, इथीन ही बोलोगे। ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि सर इसको मिथाइल बोल दो, मिथाइल मीथेन बोल देंगे, नहीं, तो ये तो रूल ही बेकार हो जाएगा। अच्छा, क्या 3 कार्बन शो कर सकता है क्या? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर, अच्छा 3 मिथाइल कार्बन कैसे करेगा, इसका क्या नाम नो होगा? सर, नो इसका सर। क्या नाम होगा? नहीं मैं एक बात, यस सर वाले बहुत है मुझे पता है, प्रोपेन। इसका नाम प्रोपेन होगा। वेरी गुड। अच्छा चलो, 2 कार्बन के बाद एक कार्बन में ब्रांचिंग दे दी, इसका क्या नाम होगा? 1 मिथाइल। मिथाइल इथेन प्रोपेन। सर प्रोपेन। प्रोपेन ही तो है। दिस इज 1 2 3, प्रोपेन ही होगा। ये प्रोपेन ही होगा सर हो बच्चा, ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रांचिंग कभी भी टर्मिनल पे नहीं करते। समझ में आ रहा है मेरी बात? ब्रांचिंग कभी टर्मिनल पे नहीं करते। अरे अभी भी ये प्रोपेन ही है मेरे भाई, ये अभी भी क्या है, प्रोपेन ही है। मतलब यहाँ पर या यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, Same ड्रॉ ही है। करके, सेम ही है। इसका मतलब मैं कहूंगा कार्बन नंबर 3 तक एल्केन फैमिली में चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आई? यस सर, मैं लिख सकता हूं अप टू 3 मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली can't show चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि चेन का नंबर डिफरेंट करना है बच्चा। हमें कार्बन का चेन या तो 3 2 की बना दो, तो 3 और 2 की पॉसिबल है नहीं। चलिए हम अब समझते हैं मेन एग्जांपल पे, ठीक है? ये एग्जांपल नहीं था, एक तरह से आप समझिए कि एल्केन फैमिली के अंदर एनालिसिस था। अब एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। क्या 4 कार्बन में पॉसिबल है क्या बच्चा? देखो, यस सर। यस सर। 4 कार्बन में पॉसिबल है, क्योंकि 4 कार्बन में बच्चा इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। वेरी गुड, ब्यूटेन। इसका नाम है ब्यूटेन। इसमें टोटल कार्बन का पेरेंट चेन का नंबर कितना है? 4 है, हाँ या ना? यस सर। क्या Yes, और sir. स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है? हाँ यस सर, सर, बिल्कुल आइसोब्यूटेन। possible। यस सर, यस सर। ये रहे सर 3 कार्बन, 1 2 3, और एक कार्बन को क्या कर दो, ब्रांच कर दो। अच्छा, क्या ये ब्रांच यहाँ कर सकते हैं क्या? नो सर, नो सर। ब्रांचिंग सर टर्मिनल ये तो पे, ब्यूटेन ही बन गया। वेरी गुड, यस सर। टर्मिनल पे ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है बच्चा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, सेम है क्या? C4H10 C4H10, देखो, हाँ सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और साफ साफ दिख रहा है इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन है बच्चा? 3 कार्बन का। और इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। आइसोब्यूटेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ या ना? यस सर। आइसोप्रोपेन ही तो होगा। आइसोब्यूटेन होगा ना बच्चा, प्रोपेन क्यों होगा? आइसोब्यूटेन, ठीक है? टर्सरी ब्यूटेन आइसो भी। टर्सरी नहीं होगा बच्चा, टर्सरी नहीं होगा। अच्छे से नोट्स देखें, रिवीजन करें, जल्दबाजी में गलती ना बोलें। तो क्या पेरेंट चेन में डिफरेंस हो गया, यस और नो? यस सर, यस सर। क्या यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट है, यहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट है, तो अगर Yes, पेरेंट sir. चेन में डिफरेंस हो गया तो ये कौन से आइसोमर्स होंगे? चेन आइसोमर्स। चेन चेन आइसोमर। आइसोमर। तो मैं कहूंगा ए और बी में रिलेशन है चेन आइसोमर्स। बहुत बढ़िया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चा कि जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ वो चेन आइसोमर एग्जिबिट कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, ठीक है? लिखिएगा, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 था। अब आपके लिए एग्जांपल आ रहा है, नोट डाउन भी करना है आपको और एग्जांपल भी करना है। एग्जांपल नंबर 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये एग्जांपल एक लिखा है मैंने।
ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। मान लीजिए बच्चा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बच्चा बताइए ए और बी में क्या रिलेशन है? बढ़िया चेन से सोचिए, आइसोमर सर। बढ़िया से सोचिए आंसर दिया। ए में कितने कार्बन की चेन है पेरेंट चेन में? 5 5 5 कार्बन की चेन है, वेरी गुड। बी में 4 4 कार्बन की चेन है, वेरी 4 गुड। क्योंकि नंबरिंग आपको पता है, इधर से करेंगे 1 2 3 4। और इसमें क्या है बच्चा? सी में 4 कार्बन चेन। 4 1 2 3 4, नंबरिंग इधर से ही करेंगे ना? यस सर। यस सर वेरी गुड। ये 4 कार्बन की चेन है, तो बच्चा ए और बी में कितने का डिफरेंस आ रहा है? मतलब चेन का डिफरेंस आ रहा है ना, तो मतलब है यस सर चेन आइसोमर्स होंगे। दिस इज चेन आइसोमर्स। बहुत बढ़िया। ए और सी क्या होगा? चेन आइसोमर्स वो भी चेन आइसोमर्स होंगे। बी और सी क्या होगा? सेम कंपाउंड। चेन आइसोमर्स क्या? स्टीरियो सेम आइसोमर। आइसोमर्स नहीं, स्टीरियो तो पढ़ा है नहीं ना अभी, आप स्टीरियो नहीं पढ़ा है। फॉर सेम आइसोमर्स चेन है क्या ये? No, sir. नो नो सर सर द पोजीशन The same number of atoms in सेम पिटाई है। करेंगे, carbon and पिटाई chain. करेंगे। सेम कंपाउंड इक्विवेलेंट है सर। दिस इज आइडेंटिकल। अरे ध्यान से देखो ना, इसका नाम भी क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, उसका भी नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आइडेंटिकल हो गए ना यार। कुछ लोग पोजीशन बोल रहे हैं, पोजीशन कैसे हो सकता है? पोजीशन डिफरेंस कहाँ है? अभी पोजीशन पढ़ाया ही नहीं, तुम पोजीशन पे आ रहे हो। अरे समझ में आ रहा है ये एग्जांपल? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आया तो तीसरा एग्जांपल नोट डाउन करो, इसका आंसर बताओ। एग्जांपल नंबर 3 है बच्चा, 1 2 3 4 COOH है बच्चा, ठीक है, COOH पूरा अच्छे से लिख ले। और दूसरा एग्जांपल है 1 2 3 4, ये दोनों कैसे आइसोमर से बताइए? सर ये तो कंपाउंड ही अलग है। वेरी गुड। अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और इसमें कितने कार्बन है? और आइसोमर्स में हमेशा क्या होना चाहिए? आइसोमर्स में हमेशा क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ या ना? यस सर। यस सर यस सर। अच्छा ये है क्या? ये कोई बता सकता है ये है क्या? डिफरेंट कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज नहीं है, देखो सर फैमिली की सीरीज। सर होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस CH2 का सीरीज। डिफरेंस है। मैं कहूंगा सर ये दोनों आइसोमर्स नहीं है बच्चा, आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर्स क्यों नहीं है? इसका रीजन समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट। जैसे मैं लिखा पढ़ा रहा हूँ बच्चा, वैसे ही आपको नोट्स में लिखना है, ताकि कल के डेट में ऐसा समझ में आए कि क्यों नहीं आइसोमर है। एक्चुअल में ये दोनों क्या है बच्चा? दे आर होमोलोगस सीरीज वेरी गुड। पुरानी चीजें मतलब आपको याद है। आइसोमर्स तभी होंगे जब फॉर्मूला सेम होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए आ रहा है, एग्जांपल नंबर 4। इन दोनों में नेचर क्या होगा बताइए? आप लिखने का भी टाइम मांग सकते हैं, अगर आप नहीं लिख रहे चेन हैं तो आइसोमर चेन से। आइसोमर सर। चेन आइसोमर सर। बहुत बढ़िया बच्चा। यहाँ पर कितने कार्बन का चेन बनेगा? 5। 5। बहुत बढ़िया। इसका नाम लिखने की जरूरत है क्या? आता है ना? यस सर। ये सबको आता होगा। 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। तो पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉस। 1 2 3 4, तो मैं कहूंगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक Acid. तो यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, और यहाँ पे 5। 5। मैं कहूंगा यहाँ 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहाँ 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, फॉर्मूला भी सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? चेन चेन आइसोमर। आइसोमर। चेन आइसोमर्स। वेरी गुड। यहाँ लिख देता हूँ चेन आइसोमर्स, ठीक है। यहाँ एंड लगा के लिख देता हूँ, दीज आर
नोट डाउन कर लीजिए। Done. चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये दोनों कैसे है समझ से? चेन चेन आइसोमर्स। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? देखो बच्चा एक बात सुनना, एक बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसके लिए क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन चेक करने की जरूरत नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लो। क्या दोनों कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है? यस यस सर। सर। बस यही चेक करना है आपको। तो बहुत बढ़िया, दोनों का फॉर्मूला सेम है। आप ये थोड़ी चेक कर रहे हो कि सर इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, ना ऐसा चेक करने का टाइम ही नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें ये आइडिया दे देगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड कितने रिंग है, उससे पता चल गया। तो ये दोनों बच्चा चेन आइसोमेरिज्म है। रीजन है कि इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है और इसमें कितने की चेन है बच्चा? 3 कार्बन की। 3 कार्बन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको ठीक ठीक समझ में आ गया है इसका आंसर कर दीजिए। 6 नंबर सर। हाँ 6। ये बताइए। सर कुछ भी नहीं है तो। चेन आइसोमर्स वही है। हाँ रीजन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिफरेंट। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो आपका वो तो एक सर point डिफरेंट मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं कहूंगा सर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो एक तरीका है निकालने का ना बच्चा, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ या ना? यस सर। यस सर। कुल मिलाकर हम कहेंगे सर 1 2 3 4 4 कार्बन तो थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना बचा? 0 है। 0। तो ये सेम होना चाहिए। मतलब मैं कहूंगा फॉर आइसोमर्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी सेम। हाँ या ना बच्चा? यस सर। यस यस सर। तभी तो नंबर ऑफ फॉर्मूला सेम होगा, अदरवाइज कैसे सेम होगा? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 NO2 है। 1 2 3 एक कार्बन हटा दीजिए यहाँ से। चलिए आंसर बताइए। चेन आइसोमर्स। नंबरिंग इधर से करेंगे सब्सट्रेंट की तरफ से। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पे नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 मतलब 3 कार्बन की चेन है, इसलिए दोनों आपस में चेन आइसोमर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। कुछ और एग्जाम्पल बेहतरीन जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। ये दोनों का रिलेशन क्या है? सबसे पहले आपको DU ध्यान रखना है। DU 1 है दोनों का, बहुत अच्छी चेन बात। आइसोमर्स है। क्यों? रीजन क्या बचा? सर साइड चेन डिफरेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेन आइसोमर का डेफिनेशन देखें तो वहां पे मैंने 2 चीज लिखा है, आइदर मेन चेन और साइड चेन, दोनों में कुछ भी डिफरेंट हो गया तो हम कहेंगे वो चेन आइसोमर है। बच्चा बताइए इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 6 कार्बन। यही तो पेरेंट चेन है यार। 6 कार्बन, यही तो पेरेंट चेन है। ये पेरेंट चेन है और ये पेरेंट चेन है, तो दोनों में 6 कार्बन है। पेरेंट चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड चेन देखो, ये साइड चेन होता है ना, अगर साइड चेन देखा जाए तो ये साइड चेन में कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? सर साइड चेन में 2 कार्बन है, जबकि यहाँ पे साइड चेन में कार्बन के नंबर ही बदल गए। क्या दिख रहा है बच्चा ये चीज? अरे बोलो। यस सर। तो मैं कहूंगा चर्स, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन में डिफरेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। क्लियर है क्या? यस सर। डिफरेंस इन साइड चेन। बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आया तो एग्जांपल नंबर 9 आप ही के लिए है। ये दोनों अभी क्या होंगे बच्चा? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। वेरी गुड। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लिखिए।
1 2 3 1 2 1 2। रिलेशन बताना बच्चा, ए बी सी में क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या रिलेशन है, बढ़िया से सोचिए, आंसर आ जाएगा। सर सी का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग एक है। और कार्बन, नहीं एक कार्बन अब और, सही हो गया। हाँ एक कार्बन और हाँ लगा सर, दीजिए। चेन आइसोमर्स। क्या तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। हम ध्यान से देखें तो 3 कार्बन साइड चेन में थे, ये 2 और 1 में डिवाइड हो गया तो साइड चेन में बदलाव आई। ये 2 और 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 1 1 1 हो गया, इसका मतलब यहाँ भी बदलाव आई, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन को हमने 1 1 में बदल दिया। इसका मतलब यहाँ सब जगह चेन पे डिफरेंस है, कौन सा, साइड चेन में, इसलिए चेन आइसोमर कहलाएंगे। अगर आपने इतने एग्जांपल सीख गए तो मेरे हिसाब से काफी है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 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 4, ये दोनों भी क्या है बच्चा? चेन आइसोमर्स। वेरी गुड, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, और यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का चेन है। तो चेन आइसोमेरिज्म किस पे बेस्ड है, नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है, जो आपने कर लिया है। अगर इतना हो गया बच्चा तो हेडिंग डालेंगे नंबर 2 पोजीशन आइसोमर। अभी हम दोनों को रिलेट करेंगे बच्चा, ठीक है। लिखेंगे इसका डेफिनेशन, बहुत प्यारा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। लिखेंगे आइसोमर्स आर हैविंग, isomers are having ठीक है, isomers are having difference in, लिखेंगे difference in the position of, difference in the position of, किसके किसके में पोजीशन में, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके पोजीशन को बदल दीजिए, या फिर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को बदल दीजिए, फंक्शनल ग्रुप, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन को बदल दीजिए। ठीक है बच्चा, आई रिपीट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को बदल दीजिए, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को बदल दीजिए, या सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को बदल दीजिए, विदाउट एनी चेंज इन पेरेंट चेन, विदाउट एनी चेंज इन पेरेंट चेन। ध्यान देंगे बच्चा, पेरेंट चेन में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। अगर पेरेंट चेन में बदलाव हो गई तो हम कहेंगे कि वो पेरेंट चेन में बदलाव हो गई तो चेन आइसोमर्स। वेरी गुड, मतलब यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, पेरेंट चेन मस्ट बी सेम, पेरेंट चेन मस्ट बी सेम। ठीक है, तभी हम उसको पोजीशन आइसोमर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अगर पेरेंट चेन बदला तो चेन आइसोमर की कैटेगरी में चला जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल आपके लिए मैं ला रहा हूं, आपको बताना है कि ये चेन आइसोमर्स हैं या नहीं। एग्जांपल नंबर 1, पोजीशन। हाँ चेन या पोजीशन दोनों आ सकता है, बिल्कुल। अभी पोजीशन की बात कर लेते हैं। नंबरिंग करना है, रूल बहुत सिंपल है, नंबरिंग करना है, रूल देखिए आपको आ जाएगा। पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। डबल बॉन्ड का नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 पे है और उधर 2 पे है, साफ साफ दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के। चेन दोनों में क्या बचा, सेम। मेन चीज है चेन सेम होना चाहिए, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। सर नंबरिंग अभी आपने गलत दी है, आप ऐसे ही कर रहे हो नंबरिंग। नंबरिंग मैंने गलत कहाँ किया है, सही था फर्स्ट में नंबरिंग सही तो क्या है। ठीक है, 4 कार्बन इधर भी, 4 कार्बन इधर भी, इसलिए दोनों पोजीशन आइसोमर है। वेरी गुड। चलिए अब 3-4 एग्जांपल में लिखता हूं बच्चा, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, एकदम साइलेंट रहूंगा, आपको क्वेश्चन करना है। नोट डाउन कीजिए, खुद से बनाइए।
बताइए बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 2, पोजीशन चेन क्या है या आइसोमर्स? पोजीशन Position. 1 2 3 4 1 2 3 4, वेरी गुड। हम देख सकते हैं यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, यहाँ से नंबरिंग होगा ना, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पे है और उधर 1 पे है, तो हम कहेंगे सर ये पोजीशन आइसोमर्स। मैं लिखते जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 बताइए। पोजीशन आइसोमर्स। वेरी गुड। यहाँ पे हम देख सकते हैं सर हाँ बच्चा, सर प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जब तक हम लिख पाते हैं पूरा तब तक आप। ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन भी नहीं लिखे, डिस्कस भी पूरा खत्म। चलिए चलिए चलिए, नहीं क्वेश्चन लिखिए, आप मुझे बोलिए बिल्कुल, क्योंकि लाइव में क्या है ना बच्चा, आप उधर हो मैं इधर हूँ, तो स्क्रीन क्लास में तो पता चल जाता है। बिल्कुल टाइम लीजिए बच्चा, टाइम लीजिए, आप बिल्कुल टाइम लीजिए, आंसर कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात किया आपने। सर सारे पोजीशन लिखवाए हैं। यस सर। ठीक है, पहले वाले में जब हमने नंबरिंग की तो 1,1 डाइक्लोरो दिख रहा है क्या? बोलो। यस सर। और दूसरे वाले में 1,2 पोजीशन बदल गया ना, 1, Yes, sir. पोजीशन पेरेंट चेन अभी भी सेम है। इसका मतलब हम कहेंगे सर ये भी क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए तो, नीचे वाले का। टेस्ट होता है। हाँ? क्रिजोल कहाँ से आ गया ये? जाइलिन है ये। ठीक है, दिस इज ऑर्थोजाइलिन, दिस इज मेटाजाइलिन। देखिए ऐसे ही याद होगा, मैंने आपको बोला था मैं आपको कराऊंगा याद। दिस इज पैराजाइलिन। ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर्स है? तीनों। पोजीशन आइसोमर्स। वेरी गुड। दिस इज 1,2, दिस इज 1,3, दिस इज 1,4। हाँ या ना बच्चा? यस सर। यस सर। तो मैं कहूंगा सर ये भी पोजीशन आइसोमर्स है। अब मैं बेहतरीन क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जो लोग अभी तक सीखे हैं वो आंसर कर लेंगे, और मैं टाइम दूंगा, सफिशिएंट टाइम दूंगा, डोंट वरी। ये कंपाउंड ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। रिलेशन बताना बच्चा आपको ए एंड बी में, ए एंड सी में, ए एंड डी में। सर ए एंड बी में पोजीशन है, एंड सी नहीं में सबको चेन। करने दीजिए, सबको करने दीजिए, आंसर रिवील मत कीजिए। फिर रिलेशन बताना बच्चा बी एंड सी में, बी एंड डी में, और फिर बताना है सी एंड डी में। 6 क्वेश्चन है आपके सामने, टाइम है 1 मिनट का मैक्सिमम। क्वेश्चन कॉपी कीजिए, आंसर कीजिए। आंसर कोई नहीं बोलेगा। चलिए टाइम खत्म। ए और बी का आंसर कोई बताएगा? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन। Position. साइड चेन में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्लोरीन का पोजीशन 1 से उठा के 3 कर दिया गया, दिख रहा है क्या? हाँ सर, पोजीशन Yes, sir.
ए और सी क्या है बच्चा? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर। Very good. क्योंकि यहाँ पर साइड चेन 2 कार्बन की थी, यहाँ पर एक कार्बन की हो गई, तो साइड चेन में जैसे ही बदलाव हुआ चेन आइसोमर्स। वेरी गुड। ए ऑन डी पोजीशन आइसोमर चेन एंड पोजीशन दोनों चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर आंसर इज Chain चेन isomer. आइसोमर। मैंने क्या बोला था? चेन आइसोमर्स का डेफिनेशन पहले लिखाया था कि अगर कभी कंपाउंड में मेन चेन में बदलाव किया गया हो तो वो चेन आइसोमर की कैटेगरी में आएगा, ना कि पोजीशन के। पोजीशन तो सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब वो चेन नहीं है, क्योंकि चेन पहले पढ़ाया था। याद करो, प्रायोरिटी में आप चेन पहले दोगे बच्चा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और आपने चेन को बर्बाद कर दिया। क्लोरीन के रेस्पेक्ट में सर पोजीशन बदल रहा है और मिथाइल, उससे मतलब ही नहीं है ना, पोजीशन तो बाद में आता है, पहले चेन देखना है। उसी आइडिया से बी और सी को कंपेयर करके आंसर बताओ। चेन। वेरी गुड। दिस इज चेन आइसोमर्स। बी और डी को बताओ। चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सी और डी पोजीशन चेन आइसोमर। पोजीशन पोजीशन चेन सर चेन। दिस इज पोजीशन। अब देखो मैंने कहा ना गलती करोगे आप, सुनो मेरी बात बच्चा। यहाँ पर कितने कार्बन का साइड चेन है? अरे एक कार्बन का ही तो है, यहाँ भी तो एक का ही है, तो क्या फर्क पड़ता है? अब पोजीशन देख लो ना, क्योंकि साइड चेन में बदलाव तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां भी एक कार्बन का, यहाँ भी एक कार्बन का। साइड चेन में बदलाव कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कार्बन की चेन थी, हमने उसको एक में बदल दिया, तो ये दोनों इसलिए क्या हो गए? चेन आइसोमर्स। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। म्यूट कर लीजिए अब सारे लोग। हाँ, दोनों नहीं बोल सकते बच्चा, बिल्कुल नहीं, दोनों नहीं बोल सकते। कोई भी कंपाउंड एग्जिबिट करेगा एक आइसोमरिज्म, दोनों कैसे कर सकता है? चेन पहले प्रायोरिटी पे हमारी, पोजीशन नहीं। ठीक है, तो यही चीज है बच्चा जो कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, वो आपके सामने मैंने आपको दे दिया। कुछ क्वेश्चंस और मैं देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 6। बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है? पोजीशन है। चेन है सर। चेन। लड़ाई नहीं करनी है, क्वेश्चन पहले का चेन तरीका सर बताया। चेन है। 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन है? यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करोगे बच्चा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, तो ये चेन आइसोमर हो गया। पोजीशन दिखने में पोजीशन लग रहा है बच्चा, मैंने बोला था कि पहले आपको ये चेक करना है कि चेन में तो बदलाव नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए फिर से आ रहा है। जो लोग गलती किए उनको एक बार मौका मिल रहा है गलती सुधारने की। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया OH और यहाँ पे डाल दिया OH। अब बताइए पोजीशन। पोजीशन है। क्योंकि नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, और अल्कोहल में नंबरिंग हमें पता है यही से करना है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग तो है नहीं, तो पोजीशन में ही तो बदलाव है। एक में 1 पे अल्कोहल है, दूसरे में 2 पे अल्कोहल है। मैं कहूंगा सर ये पोजीशन है। तो कुछ भी दे सकता हूँ बच्चा मैं मिक्स क्वेश्चन, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्ट कर लीजिए। 8 मान लीजिए एक BR यहाँ लगा हुआ है ऐसे, और एक BR लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे बच्चा मैंने एक कंपाउंड बनाया जिसमें एक BR यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है और एक BR यहाँ लगा दिया। बताइए पोजीशन क्योंकि 1 और 2 पे है, यहाँ 1 और 3 पे है, तो पोजीशन ही है, क्योंकि साइड चेन में कोई बदलाव है नहीं। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे और इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये कंपाउंड मैंने बनाया है और एक कंपाउंड मैंने ये बनाया है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सोचिए। सब पोजीशन। यस सर पोजीशन। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। डबल बॉन्ड का पोजीशन हमें क्लियरली दिख रहा है 1 और 4 पे, हाँ या ना?
ठीक है। और यहाँ पर बच्चा अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन है 1 और 3 पे, तो पोजीशन चेंज हो गया ना, 1,4 और 1,3 दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो गया, तो हम कहेंगे ये भी क्या बच्चा, पोजीशन आइसोमर है। तो या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए, या डबल बॉन्ड का, या सब्स्टिट्यूएंट का, वो आपको चेक करना है बाय नंबरिंग, IUPAC रूल। एग्जांपल नंबर 10, 1 2 3 4, यहाँ पे बच्चा डाल दिया मैंने NH2 और यहाँ डाल दिया बच्चा मैंने NH2। सपोजिशन, पोजीशन आइसोमर्स, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है बच्चा, 4, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है क्या, कार्बन कंटेनिंग Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप Yes, नहीं sir. है। एग्जाम्पल नंबर 9, अगर इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे बता दूं तो मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने बना दिया एल्डिहाइड, मान लीजिए COH, और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे COH बना दिया। अब बताइए, Chain है। Chain isomers. Chain Chain isomers. सही सही बोलना बच्चा। पोजीशन आइसोमर्स है सर, सर सी से शुरू करना। चेन सर पोजीशन, पोजीशन सर चेन Position. सर पोजीशन 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 Chain सर, isomers. सर पोजीशन वो Sir, फंक्शनल ग्रुप not है a पूरा। isomer. देखो आंसर आया, किसी बच्चे ने बोला, किसी बच्चे ने बोला सर वो अगर फंक्शनल ग्रुप है पूरा, Sir, not इसलिए a वो isomer. पोजीशन सर है। हाँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग आंसर है। आंसर है दीज आर नॉट आइसोमर्स। बच्चा आप फंस गए ना, मैंने बोला था आप फंसोगे। अरे आइसोमर्स कैसे हो सकता है यार, क्या बात कर रहे हो, कार्बन का नंबर जरा काउंट करो तो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन, यहाँ कितने, 1 2 3 4, क्या फॉर्मूला सेम है क्या? नो सर। नो सर। और जब फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर कैसे हो सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट। फंस गए ना, देखे तुरंत फंस गए आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहे थे तो फंस गए। ध्यान देना है बच्चा इस चीज पे, एग्जाम में ऐसी गलतियां ना करें। चलिए ये क्वेश्चन अब फिर से बनाइए, CHO और यहाँ पे लगा दिया हमने CHO। अब बताइए इन दोनों में रिलेशन। चेन है या पोजीशन है? नॉट आइसोमर। नॉट आइसोमर्स, पक्का? चेन चेन Chain. चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। अभी भी 5 कार्बन है मेरे पास, परेशान मत होना, एक मिथाइल है, दिख रहा है क्या? यस सर। तो Yes, हम sir. कहेंगे Yes, सर sir. कि यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है और यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है, इसलिए दोनों कैसे हैं? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे को ऐसा लगेगा कि सर ये 2 पे ये ग्रुप है और ये 1 पे ये ग्रुप है, ऐसा नहीं है। कार्बन सर ये ऊपर वाला ही तो लिखा है नीचे। नहीं बच्चा ना, ध्यान से देखो ना, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन लिखा है मैंने, यहाँ कितना है? 1 2 3 4, कहाँ है 5 कार्बन? ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाइए, टोटल उस क्वेश्चन में 1.5 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी, लिखेंगे हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स are required to show chain isomerism. Chain isomerism in case of alkane, alkene and alkyne। बढ़िया से दिमाग लगाइए, बढ़िया से आंसर कीजिए। चेन आइसोमर शो करना चाहिए, मेरा टारगेट इतना है बस। सर तीनों के लिए अलग अलग बताने से तीनों कंसिडर करके एक? नहीं अलग अलग, जैसे X, Y, Z। सर एल्केन का तो आपने बताया जी। एल्केन का बता ही दिया, बहुत बढ़िया। एल्केन का कितना बताया बच्चा? 4। 5 तक तो चेन शो नहीं करेगा, 4 में चेन शो कर सकता है। एल्कीन और एल्काइन का भी आप बता के बताइए। ड्रॉ कीजिएगा तो समझ में आएगा, ड्रॉ नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। एल्केन के लिए तो हम देखे कि 4 कार्बन का अगर हम चेन लें और उसको 3 में कन्वर्ट कर दे, एक ब्रांच कर दे,
तो ये पॉसिबल है, तो इसके लिए तो 4 कार्बन आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 4। सर एल्कीन का भी 4 ही आएगा। यस सर। निकाला Yes, sir. निकाला या तुक्का लगा रहे हो, पहले ये बताओ। सर नहीं निकाला सर, है। निकाला है। सर निकाला है ड्रॉ करके निकाला। वेरी गुड। सर एल्कीन एल्काइन में का एल्काइन का कितना? सर 4 5 सर एल्काइन का 5। सर 5 आएगा। 5 आएगा। वेरी गुड। five. जो लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग जो नहीं दे रहे हैं, सीखिए बच्चा, वो लोग से आपको भी आगे निकलना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो आंसर दे रहे हैं आप चुपचाप बैठो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्कीन में हम क्या करेंगे, 4 कार्बन का चेन लेके देखेंगे। मिनिमम 4 तो चाहिए यार, सीधी सी बात है। अगर हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो हम तो ऐसा कर सकते हैं ना बच्चा, ध्यान से देखना, 3 कार्बन की चेन और एक डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिया। क्या दोनों आइसोमर्स चेन आइसोमर्स हैं, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल है। फॉर्मूला भी सेम है, क्योंकि दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, कार्बन का नंबर सेम है, तो हम बोलेंगे सर ये चेन आइसोमर्स है। मतलब इसमें भी कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट हुई? 4। अब यही चीज अगर हम एल्काइन में करने की कोशिश करें, ध्यान से देखेंगे बच्चा, सपोज कीजिए कि हमने 4 कार्बन लेके कोशिश की करने की कि सर 4 कार्बन में क्या ऐसा हो सकता है। मैंने कोशिश की, मान लिया कि चलो हो सकता है, तो चलिए आपने सोचा कि 3 कार्बन की एक चेन बनाते हैं, एक ब्रांचिंग कर देते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? सोचो, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा रहे हो तो ये तो गलत स्ट्रक्चर हो गया ना। यस सर। क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता बच्चा, कार्बन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, मतलब ये गलत है। तो सर सही क्या करें? कुछ नहीं, सिंपल सा नॉलेज है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आगे। हम 5 कार्बन का चेन ले लेते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, और यहाँ पे बच्चा क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं और एक ब्रांचिंग कर देते हैं। क्या अब आपको दिख रहा है क्या दोनों आइसोमर्स क्या हो गए? चेन आइसोमर्स। यस सर। यस सर। 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 5 कार्बन और यहाँ पे कितने बचा? 4 कार्बन। तो मैं कहूंगा एल्काइन के केस में कितना आंसर आएगा? 5 आंसर कितना हो गया? 4, 4, क्या चमका? यस सर। यस यस सर। सर ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कुछ दिया था क्या? एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 लिख लीजिए। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर कुछ बातें आपसे करनी है हमें 2 मिनट। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू शो, लिखेंगे आर रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर। अब मैं चाहता हूं चेन नहीं, अब मैं चाहता हूं कि पोजीशन आइसोमर्स को शो करे। इन केस ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, मैं चाहता हूं इस बार वो पोजीशन शो करे, चेन नहीं। चेन का तो निकाल लिया। देखिए, जिसका आंसर आ जाए ना एल्केन का, वो बताइएगा पहले। सर 2 होगा क्या? सर 3 सर 3। अच्छा एक सेकंड, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। बच्चा एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हो क्या? कुछ आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो यार, यहाँ कर ही नहीं सकते हो। देखो ना कहाँ कर पा रहे हो। अच्छा सर 3 कार्बन ले ले तो नहीं कर सकते। अच्छा 4 कार्बन ले ले तो 4 कार्बन ले ले। 5 सर आई थिंक। अच्छा एक बात बताओ, दोनों चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स हैं? चेन होगा ही नहीं। चेन आइसोमर। सर 5 कार्बन। अच्छा कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 5 बोल रहे हैं। तो नहीं ले सकते। सुनते जाइएगा। देखिए कीजिए, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। 5 कार्बन ड्रॉ किया, फिर 4 कार्बन की चेन ड्रॉ की, एक ब्रांच कर दी। अच्छा ऐसा कर दे क्या कि 4 कार्बन का और यहाँ पे एक ब्रांच कर दे, क्या दोनों सेम या डिफरेंट है? तो 6 कार्बन हो जाएगा। ये दोनों सेम या डिफरेंट है पहले बताइए। सेम है। सर सेम। अच्छा 3 कार्बन की चेन कर दे और 3 कार्बन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ये आगे बनेगा ही नहीं कुछ। मतलब सर बिना सब्स्टिट्यूएंट के नहीं हो सकता ना एल्केन में। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं एल्केन में हो सकता है, लेकिन आप सब्स्टिट्यूएंट बनाइए तो।
यहाँ पर बच्चा मिनिमम कार्बन की जो रिक्वायरमेंट, देखिए बच्चा मैं फिर बोल रहा हूँ, रटने का कुछ भी नहीं है, करने का है। तो यहाँ पे जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, एल्केन के केस में आपको चाहिए वो 6 कार्बन चाहिए। जब आप ऐसा आइडिया लगाओगे ना तो आपको लग जाएगा आइडिया। देखो मैं सिखा रहा हूँ, देखना, 1 2 3 4, मान लो 4 कार्बन का मैंने चेन बनाया। सुनना, या फिर एक काम करते हैं, आपको मैं पूरा बता ही देता हूँ, ठीक है। एल्केन के केस में 6 कैसे आया, देखिएगा, ये रहा आपका 6 कार्बन का चेन। 6 के बाद किसका बनाया बच्चा, 5 का बनाया। अरे बोलो, यस सर। 5 में यहाँ ब्रांच कर दिया। अच्छा 5 में तो ब्रांचिंग यहाँ भी हो सकती है, ये तो थर्ड पोजीशन पे। तो क्या पॉसिबल हुआ? दोनों आपस में Yes, कौन सा आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर। तो हो गया ना पॉसिबल। 4 तक में, 5 तक में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ये चीज, लेकिन 6 पे तो पॉसिबल हो गया ना बच्चा। ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर्स। कुछ लोगों को लगेगा सर और भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ये बात कहें 1 2 3 4, 4 में हम ऐसा कर सकते बच्चा, यस सर। 4 में ऐसा भी तो कर सकते थे, 1 2। तो ये दोनों भी कौन से आइसोमर्स हो गए? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन। मतलब खूब सारे पोजीशन मिलेंगे। इसको अगले क्लास में हम ड्रॉ करना सीखेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आना, एटलीस्ट कितना कार्बन रिक्वायरमेंट होना चाहिए? 6। एल्कीन और एल्काइन बहुत इजी है, उसका आंसर आप बताएं। एल्कीन का आंसर बताइए। 4 सर। वेरी गुड, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है बच्चा, और डबल बॉन्ड बीच में भी जा सकता है, हाँ या ना? तो बिल्कुल, देखो पोजीशन है ना दोनों। तो मैं कहूंगा सर इसके लिए 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा एल्काइन के केस में? 5। बढ़िया से देखो, 4 सर। ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ भी आ सकता है ना बच्चा, बोलो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों आपस में बच्चा पोजीशन आइसोमर है। 4 कार्बन में भी ये चीज सही है, 3 कार्बन में सही नहीं आएगा, तो इसके लिए आंसर कितना हो दूसरे जाएगा? वाले में नंबरिंग गलत है। किस वाले में बच्चा? नहीं सही है, नंबरिंग गलत नहीं है, नंबरिंग आइडेंटिकल है ना, किधर से भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा अगर हम देखेंगे तो आंसर कितना आ गया? 6,4,4। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। इसको ट्राई कीजिएगा, इसको घर में बहुत बढ़िया से ट्राई कीजिएगा। एक बात मैं सबसे बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस का जो हमारा सीट है, एसिड बेस का सीट कहाँ तक हुआ था, कुछ बता सकते हैं? कोई एक लोग बताइए। सर डिस्कशन हो गया था। पूरा कंप्लीट हो गया था क्या? यस सर। ठीक है, Yes, sir. एक मौका मैं दूंगा, मैं 10 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, जिनको भी चाहिए अगले क्लास में, इसके बाद क्लास के जस्ट 5:30 के बाद, उसमें एसिड बेस के सीट की डिस्कशन करूंगा। रेसेस कहाँ तक हुए थे बच्चा डिस्कशन? रेस नंबर कहाँ तक हुआ था, अगर बता सकते हैं क्या? जिनको भी एसिड बेस में 10 तक डाउट हुआ था आई थिंक। यस सर, आई थिंक 10 तक ही हुआ। 10 तक हुआ था। 10 तक हुआ था ना? तो अभी आपको अगले क्लास में 10 तक हो चुका था, बहुत बढ़िया। 11 तक हुआ था सर। नहीं सर 10 तक ही हुआ था। नहीं सर, आपने 10 11 तक ही डिस्कस नहीं कराई। ठीक है 10 तक हुआ था ना बच्चा। अगले क्लास में आप 11th कंप्लीट करके लेके आइएगा। रेस नंबर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज, जिनको एसिड बेस में डाउट है वो रुक के डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप क्लास में कुछ चाहिए आपको डाउट तो पूछ लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क के तौर पे, SW रेस नंबर 11, रेस नंबर 11। और एसिड बेस वैसे कंप्लीट है, अगर आपको कोई डाउट है तो एसिड बेस का पूछ सकते हैं। एसिडिक बेस का मतलब है एसिड बेसिक स्ट्रेंथ। कृतिका 1 सेकंड रुक जाइए बच्चा। कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर 5 कार्बन से यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? कुछ बच्चा पूछ रहा है हमसे कि सर एल्केन में 5 कार्बन से क्यों नहीं हुआ? अच्छा बच्चा, 5 कार्बन से आपको कौन सा आइसोमर बनाना है? पोजीशन बनाना है, ध्यान सुनिएगा। तो अगर आप 4 कार्बन से एक ब्रांच कर रहे हो, ठीक है, 5 कार्बन हो गए ना, तो आप दूसरा ब्रांचिंग कहाँ बनाओगे 4 कार्बन से? मुझे बताओ। आप बोलोगे सर यही बनाएंगे,
तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए ना, कोई पोजीशन में डिफरेंट कहाँ आ रहा है, देखो ये 1 और 2 पे ही आ रहा है, ये भी 1 और 2 पे ही आ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों कंपाउंड तो सेम हो गए, इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है। पोजीशन का मतलब सब्स्टिट्यूएंट उठा के इधर रख दो, ठीक है, ये होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें, इसलिए 5 कार्बन से पॉसिबल है। आप पेन उठाओ, Excuse me, draw sir. करो। हाँ जी बोलिए। सर आपने आइसोमेरिज्म के नोट्स दिए थे तो उसमें ना कुछ एक दो जगह गलती थी, तो आपने बोला था कि आपको बाद में बताना था। आइसोमेरिज्म के नोट्स कहाँ दिए थे? सर जो आपने अपलोड किया था ना ब्रॉडकास्ट में, प्यूरिफिकेशन वाला था। प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन वाला बच्चा इस वीक आप उसको बढ़िया से पढ़िए। कुछ गलतियां थी, मतलब क्या था कि कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया था कंपाउंड्स, तो आप उसको पढ़िए। हम उसको बढ़िया से अगले वीक आपको मिलके करा देंगे। आपको पूरा एक वीक का टाइम दिया, आपको 2 चीजें का हेल्प लेना है, सीट का जो आपके पास मॉड्यूल है और जो मैंने नोट दिए थे उसके। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो वेलकम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बढ़िया से करके मटेरियल कलेक्ट कीजिए, अगर कुछ होता है तो मुझे भी सेंड कीजिए, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी आपको भेजूंगा और फिर हम आपको उसको कराएंगे बहुत अच्छे से, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो छूट जाए, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चैप्टर है, हम नहीं चाहते इसके मार्क्स खराब हो। तो अगले क्लास में, अभी तो फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक हम वो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट जो 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस करा देंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे पहले ये वीक जो आपका है पूरा यूज कीजिए बच्चा। अभी होमवर्क नहीं है आपके पास ज्यादा, आई होप रेस नंबर 11 आपने कर लिया है, तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, हाँ ठीक है, किसी को और डाउट है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई सर प्रॉब्लम नहीं होगी। आइसोमेरिज्म में कुछ होमवर्क है? नहीं, अभी होमवर्क नहीं है, अभी कोई होमवर्क नहीं है। अगले क्लास में आइए, उसके बाद खूब होमवर्क देंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए, अभी एंजॉय कीजिए, पुरानी चीजों को कंप्लीट कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। चलिए, ओके, बाय। बाय, थैंक यू सर। हाँ बच्चा, बाय बच्चा, बाय सर। ओके बाय सर। बाय बच्चा।